तभी पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगती है और तेज हवा के कारण प्रियंका आंखें बंद कर लेती है। उसी वक्त वो साया उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। वो उसे हवा में उछाल के जमीन पर फेंकता है, जिसकी वजह से लोटे का आधा दूध गिर जाता है। प्रियंका ये देख डर जाती है, क्योंकि उसके पास यही आखिरी मौका था। इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके मरने का नाटक करती है। उसे मरा पड़ा देख साया उसके पास आ जाता है और जोर जोर से हंस के कहता है, मुझे मारने आई थी, अब देख तू खुद ही मर जाएगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। प्रियंका और राहुल कॉलेज में पढ़ते थे। उनका मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर था, जिसकी वजह से उन्हें अपना बेस्ट प्रोजेक्ट देना था। एग्जाम होने वाले थे और उससे पहले ही सीनियर ने उन्हें पास के गांव में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तू यहाँ पर बैठी है और मैंने तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया। पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहा है? जल्दी चल मेरे साथ, मुझे कुछ दिखाना है तुझे। इतनी जल्दी जल्दी मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? अरे बता तो सही, बात तो बता। अरे जल्दी चलना। ये देख। प्रियंका डैशबोर्ड पर अपना और राहुल का नाम देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो खुश हो या परेशान। ये तो मेरा और तेरा नाम है। पास के गांव में हमें लोगों का चेकअप करने के लिए जाना है, वहीं पर हमारी ट्रेनिंग होगी। यही तो मैं तुझे दिखाना चाहता था। हमारा तो गांव पास में ही है, औरों के तो गांव फिर भी दूर दूर है। सभी को गांव में लोगों के ऊपर टेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि गांव में तो बहुत सारी परेशानियां होती है और गांव के लोग समझते भी कुछ नहीं है। वो तो अंधविश्वास और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। उनके साथ भला हम कैसे डील करेंगे? अरे कुछ नहीं होगा यार, जल्दी से गांव चलने की तैयारी करते हैं, चल। राहुल और प्रियंका अगली सुबह गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर जब वो अपनी मेडिकल किट और कोट पहनकर निकलते हैं तो उन्हें सब देखते रह जाते हैं। ये सब तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे बावले गांव में ऊंट आ जाता है। वही तो यार, ये कहाँ आकर फंस गए हम। यहाँ पे तो रहने के लिए कोई ढंग का घर भी नहीं मिल सकता। उसके लिए तो हमें बात ही करनी होगी ना इनसे। भाई साहब जरा सुनिए तो। देखिए, यहाँ पर हम लोग मेडिकल कैंप लगाने आए हैं, जहाँ पे आप सभी को मुफ्त चेकअप मिलेगा। परंतु हमें यहाँ पर रहने के लिए एक कमरा चाहिए होगा, जहाँ पर हम अपना सामान रख सकें और रह भी सकें। यहाँ पर तो किसी का घर खाली नहीं है। हाँ, यहाँ गांव के बीच में एक घर है जो बरसों पुराना है। वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। चाहो तो तुम लोग वहाँ रह सकते हो। पर क्या? तभी वहाँ पर दूसरा व्यक्ति आता है और उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इन बच्चों को उस भूतिया घर में भेज रहे हो? हाँ, इसीलिए तो मैं पर चुप हो गया था ना। आखिर बात क्या है? तुम उस घर के बारे में बात करते हुए इतने डरे डरे से क्यों लग रहे हो? देखिए, बात दरअसल ये है कि वो घर वैसे तो ठीक है, पर और वहाँ कोई परेशानी भी नहीं है, परंतु वहाँ पर जो भी रात को रुकता है या फिर वहाँ जाता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। उस घर के आसपास ना एक साया मंडराता रहता है और वो लोगों को मार देता है। इसीलिए आज तक उस घर में किसी ने रुकने की हिम्मत ही नहीं की। आप इस गांव से चले जाइए, हमें कोई हेल्थ चेकअप नहीं करवाना है। अगर जरूरत होगी तो हम खुद आपके अस्पताल में ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई कमरा भी खाली नहीं है और जो कमरा खाली है वो खतरे से खाली नहीं है। ये सब बेकार की बातें होती है, कोई भूत नहीं होता है। हम उसी घर में ठहरेंगे और वहीं पर अपना कैंप लगाएंगे। आप सब लोगों को बता दीजिए कि हेल्थ कैंप लगा हुआ है, सब अपना चेकअप करवा ले। एक व्यक्ति पूरे गांव को हेल्थ चेकअप के बारे में बता देता है और वो लोग उसी कमरे में ठहरकर हेल्थ चेकअप करते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है। सभी अपने घरों में वापस चले जाते हैं और वहाँ प्रियंका और राहुल अकेले रह जाते हैं। चलो, आज का काम तो हो गया। आज मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ, मैं भी थक गई हूँ। एक काम करते हैं, अभी ये सब ऐसे ही छोड़कर सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। राहुल और प्रियंका दोनों सो जाते हैं, परंतु राहुल को अचानक से किसी और के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो उठ बैठता है और बाहर निकलकर देखने लगता है और उसे एक अजीब सा साया दिखता है। वो उस साये के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ दूरी पर जाकर वो साया गायब हो जाता है। अभी तो वो साया यहीं कहीं था। ये मेरे माथे पर क्या है?
हाँ? अरे ये तो खून है। राहुल ऊपर नजर करके देखता है तो वो साया उसके ऊपर गिरकर उस पर हमला कर देता है। राहुल नीचे की तरफ झुक जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। फौरन वहां से भागता है और अचानक प्रियंका से टकराता है और फिर उसे सारी बात बताता है। तब प्रियंका उसी साये का रूप धारण कर लेती है और उसका धीरे धीरे खून पी जाती है। सुबह प्रियंका राहुल को न पाकर उसकी खोज शुरू करती है। तभी उसको एक आदमी मिलता है जो उसको उस साये की कहानी सुनाता है। वहां पर एक आदमी अकेला रहता था। वो शिव जी का बड़ा भक्त था। गांव के मुखिया की बेटी उससे बहुत चाहती थी, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ शिव जी की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन मुखिया की बेटी उसके घर गई और रोते रोते बाहर आ गई। उसने गांव वालों को कहा कि उसने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर मुखिया ने उसको पूरी तरह से मारा और इस घर में बंद कर दिया। उसके हाथ पैर भी बांध दिए। वो तड़प तड़प कर मर गया। उसके कुछ ही दिनों बाद गांव वालों को पता चला कि मुखिया की बेटी ने उसे फंसाया था। तब तक उसका साया गांव की लड़कियों को एक एक करके मारने लगा। गांव की लड़कियां बेवजह मरने लगी। तभी एक पंडित को बुला के उसके साये को उस घर में कैद कर दिया। तब से वो साया इस घर में जो भी आता है उसे मार देता है। जरूर राहुल को उसी साये ने गायब कर दिया होगा। वो साया सालों से हमारे गांव पर मंडरा रहा है और किसी को उस घर में नहीं रहने देता। उस साये का अंत कैसे होगा? शिव जी पे चढ़ा हुआ दूध अगर कोई कुंवारी कन्या उस पर गिरा दे तो वो नष्ट हो जाएगा। ये तो आपके गांव की कोई भी लड़की कर सकती थी। हमारे गांव को श्राप है कि इस गांव की कोई भी लड़की उस साये को नहीं मार सकती। अब इसको अंजाम तुमको ही देना होगा। तुम्हें अपने दोस्त की मौत का बदला भी लेना होगा। मैं इस काम को जरूर करूंगी और उस साये को नष्ट करके रहूंगी। लेकिन वो साया तुम्हें ये सब इतनी आसानी से नहीं करने देगा। मुझे इस साये को अपनी ओर लाने के लिए प्रेरित करना होगा। तभी मैं इसके ऊपर ये दूध डाल पाऊंगी और इस गांव को इस साये से मुक्त करा पाऊंगी। अगली रात प्रियंका मंदिर में शिवजी पर जल और दूध चढ़ाकर एक लोटे में भर लेती है और उस साये को ढूंढने के लिए चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ डरावनी और रोने की आवाज आने लगती है। लेकिन जैसे उस व्यक्ति ने कहा था कि वो साया तुम्हें डराकर उस दूध को गिराने की कोशिश करेगा, मगर तुम सावधान रहना। तभी पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगती है और तेज हवा के कारण प्रियंका आंखें बंद कर लेती है। उसी वक्त वो साया उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। वो उसे हवा में उछाल के जमीन पर फेंकता है, जिसकी वजह से लोटे का आधा दूध गिर जाता है। प्रियंका ये देख डर जाती है क्योंकि उसके पास यही आखिरी मौका था। इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके मरने का नाटक करती है। उसे मरा पड़ा देख साया उसके पास आ जाता है और जोर जोर से हंस के कहता है, मुझे मारने आई थी, अब देख खुद ही मर जाएगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। और वो उस पर हमला करने ही वाला था। तभी प्रियंका तेजी से लोटे में बचा हुआ दूध उस साये पर फेंकती है। वो साया जोर जोर से चीखने और रोने लगता है। उसकी चीख से सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। धीरे धीरे वो साया राख में बदल जाता है और नष्ट हो जाता है और पूरा गांव उस साये से मुक्त हो जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और घर के भीतर मौजूद एक गर्भवती महिला के मन में तूफान उठा हुआ था। तूफान भी साधारण नहीं बल्कि कुछ तो ऐसा था जो उसकी समझ के परे था। तेज बारिश के चलते वो अपने हॉल की खिड़की बंद करने आई तो ऐसा लगा जैसे सामने पेड़ पर कोई दो चमकती हुई आंखें उसी की ओर देख रही है। तभी एक तेज हवा का झोंका घर के अंदर दाखिल हुआ और एक एहसास उसके मन में हुआ मानो उस झोंके के साथ कोई तो घर में आया है। तभी किसी औरत के रोने की जोर जोर से आवाज आने लगी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। फिर एक बच्चे की मीठी सी किलकारी आई तो वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए
धीरे धीरे हॉल में आगे बढ़ने लगी। तभी उसके पीछे एक साया आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। डर के कारण उसकी चीख निकल गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो सामने उसका प्रद्युमन खड़ा था। क्या यार प्रद्युमन, पहले से ही परेशान हूँ मैं, ऊपर से तुमने डरा दिया। मैंने तुम्हें डरा दिया या तुमने मुझे डरा दिया? इतनी जोर से क्यों चीखी? और वैसे भी मुझे मालूम है ये सब दूध नहीं पीने के सारे बहाने हैं। माँ ने कब से तुम्हारे लिए दूध बना कर रखा है और तुम यहाँ हॉल में घूम रही हो। प्रद्युमन के कहने पर ऋतु उसके साथ अपने कमरे की ओर जाने लगी, मगर जैसे वो कदम आगे बढ़ा रही थी ऐसा लग रहा था कि उसके साथ साथ प्रद्युमन के अलावा और कोई भी चल रहा है। पायल की छन छन उसके मन में दहशत पैदा कर रही थी। तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऋतु घबराते हुए भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगी। बाहर अभी भी बारिश बहुत तेज थी। कमरे में पहुंचकर प्रद्युमन ऋतु को रिलैक्स करने के लिए उसके सिर पर हल्की हल्की मसाज करने लगा। ऋतु, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारा इस तरह परेशान रहना हमारे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। क्या परेशानी है? मेरे साथ शेयर तो करो। मुझे खुद नहीं पता प्रद्युमन क्या बात है, मगर मन में एक अजीब सी बेचैनी है। हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, मेरे आसपास है, मगर कौन, मैं नहीं जानती। कहते हुए ऋतु के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। देर रात तक अपने बेटे बहू की कमरे से आवाज आते देख एक बुजुर्ग महिला ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। ऋतु दस्तक से भी खौफ में आ गई। रिलैक्स यार, तुम तो छोटी छोटी बातों में डर रही हो। इस वक्त हमारे कमरे के दरवाजे पर कौन होगा? और कोई नहीं, देखना माँ ही होगी जिसे तुम्हारी चिंता रात को भी यहाँ लेकर आ गई। कहते हुए प्रद्युमन ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ ही खड़ी थी। बेटा, दूध पी लिया? तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। इतनी रात तक जगना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब आप ही इसे समझाइए ना माँ, न जाने किस बात से डर रही है। बेटा, माँ बनना हर औरत के लिए सौभाग्य की बात होती है। ऐसे समय में औरतों को कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हो सकता है हार्मोनल चेंजेस से दवाइयों के असर के कारण तुम्हें ये सब कुछ नजर आ रहा हो। थोड़ा आराम करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा म्यूजिक सुनो, सब कुछ अच्छा होगा। कहते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद चिंता में डूब गई। अपने कमरे में आकर उन्होंने एक पुराना बक्सा खोला और उसमें से एक फोटो फ्रेम निकालकर अपने हाथों में पकड़ा। तुम्हारे कर्मों के सजा के कारण मैं कभी माँ बनने का सुख नहीं ले पाई। तुम सबकी परछाइयों से दूर अपने भाई के बेटे को अपना बनाकर यहाँ रह रही हूँ, और अब मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं तो वो यहाँ भी आ गई, मगर अब मेरे वंश को आगे बढ़ाने से वो नहीं रोक सकती। सुना तुमने? मेरे बेटे बहू की खुशियों के बीच कोई भी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए उन्होंने वो फोटो फ्रेम वापस उसी बक्से में डाल दिया और बक्सा बंद कर दिया। गहरी सांस लेते हुए वो पलंग पर बैठी और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। रात का अंधेरा छट चुका था। सुनैना जी ने सारी रात भगवान की प्रार्थना में बिताई थी। सूरज की रोशनी के साथ ही उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया और अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गई। हॉल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। पर्दे, कुशन्स, कुर्सियां, सब कुछ जमीन पर पड़ा हुआ था। सुनैना जी ने तुरंत सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। तभी उनकी निगाह फर्श पर पड़ी। फर्श पर काले रंग से उल्टे पैर बने हुए थे। उन्होंने तुरंत पूरी फर्श साफ की और भगवान के मंदिर में दिया जलाकर अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करने लगी। तब तक ऋतु भी उठ चुकी थी। वो सुनैना जी को परेशान देखकर उनके पास बैठ गई। मैं बहुत बुरी हूं ना माँ, मेरे कारण आप परेशान हो गई। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जल्दी से नहाकर रेडी हो जाओ, हम लोग मंदिर चलेंगे। मंदिर के पुजारी को सुनैना जी ने पहले ही फोन लगाकर सारी वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया था। जैसे ही वो लोग मंदिर पहुंचे, पुजारी जी ने विशेष पूजा कराकर एक धागा ऋतु के हाथों में बांध दिया। उसके बाद
कुछ दिन अच्छे से निकले। ऋतु को हर पल अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता, मगर वो डर और भय नहीं था। ऋतु की प्रेगनेंसी का फुल टाइम था। आज भी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। प्रद्युमन के ऑफिस से आने का भी टाइम हो गया था, मगर अभी तक प्रद्युमन आया नहीं था। किसी भी गाड़ी की आवाज पर ऋतु भागते हुए खिड़की में देख रही थी। काफी देर तक जब प्रद्युमन नहीं आया तो ऋतु को बेचैनी होने लगी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी ये हालत देखकर सुनैना जी परेशान होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी मदद ले। वे तो यहाँ पर किसी को ज्यादा जानती भी नहीं थी। सुनैना जी उसे लेटा कर उसके हाथ पैरों की मालिश कर रही थी ताकि उसे अच्छा महसूस हो। तभी उसकी फोन पर एक घंटी बजी। तुरंत अपनी जगह से उठकर ऋतु ने फोन चेक किया। फोन प्रद्युमन का था। प्रद्युमन का नंबर देखकर उसने राहत की सांस ली। प्रद्युमन, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर फोन नेटवर्क के बाहर आ रहा है। ऋतु बोले जा रही थी, मगर दूसरी तरफ से प्रद्युमन की कोई आवाज नहीं आई। हेलो प्रद्युमन, मेरी बात का जवाब तो दो। दूसरी तरफ प्रद्युमन का फोन किसी और पुरुष के पास था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैम ये फोन जिनका है उनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। अभी थोड़ी सी देर पहले हम उन्हें यहाँ से सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप भी वहां पर पहुंच जाइएगा। ये सुनकर ऋतु के हाथ से फोन जमीन पर गिर गया। खुद को संभालते हुए वो पास रखी चेयर पर बैठी और जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ ऋतु? कोई परेशानी है? प्रद्युमन कहाँ है? माँ, वो प्रद्युमन हॉस्पिटल में है। मुझे उसके पास अभी जाना है। उसे मेरी जरूरत है। कहते हुए ऋतु चेयर से तुरंत खड़ी हो गई। ऋतु की बात सुनकर सुनैना जी भी घबरा गई थी, मगर बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा था। ऐसे में इस हालत में ऋतु को बाहर ले जाना उसे सही नहीं लग रहा था। बेटा, बाहर का मौसम बहुत खराब है। तुम घर पर इंतजार करो, मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। भगवान की दया से सब कुछ ठीक ही होगा। तुम परेशान मत हो। नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। ऋतु के जिद करने पर दोनों सास बहू एक साथ हॉस्पिटल के लिए घर से निकले। जल्दबाजी में ऋतु के हाथ का धागा घर के फर्नीचर से अटककर टूट गया था। ऋतु और सुनैना जी ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। दोनों टैक्सी में बैठ हॉस्पिटल की ओर जाने लगी। बादलों की गर्जना तेज हो गई। बिजली तेजी से कड़क रही थी। डर के कारण ऋतु ने सुनैना जी का हाथ थाम रखा था। सुनैना जी प्यार से उसे पुचकार रही थी। तभी ऋतु को ड्राइवर की सीट के पास एक साया बैठा हुआ नजर आया। घबराहट के कारण उसकी सांसें उखड़ने लगी। सुनैना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋतु को कैसे हैंडल करे। तभी कार अनकंट्रोल होकर इधर उधर उछलने लगी। आपको समझ नहीं आ रहा? आपकी कार में एक बुजुर्ग और एक गर्भवती महिला बैठी है। कार जरा आराम से चलाइए। माँ जी, मैं तो हमेशा कार बहुत ही आराम से चलाता हूँ, मगर ना जाने क्या हो गया, इस पर से मेरा कंट्रोल ही चले गया है। मैं चाह कर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। रोकने की कोशिश भी नाकाम हो रही है। कहते हुए ड्राइवर टैक्सी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कार एक बड़े से गड्ढे में जाकर अटक गई। ड्राइवर जैसे तैसे बाहर निकला और उसने कार से उन दोनों को बाहर निकाला। बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। चलने में पैर तक फिसल रहे थे। अंधेरी रात में आसमान में चमकती हुई बिजली किसी के भी मन में डर पैदा करने के लिए काफी थी। दूर दूर तक सिर्फ घना अंधेरा था। ये तुम हमें किस रास्ते से ले जा रहे थे? ये रास्ता तो हॉस्पिटल को नहीं जाता। यहाँ तो आसपास और कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा। कैसे निकले हम यहाँ से? माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी यहाँ पर कैसे आ गई। मैं तो सीधे रास्ते ही चल रहा था, मगर गाड़ी पर से मेरा कंट्रोल ही खत्म हो गया और गाड़ी यहाँ आकर के रुक गई। कहते हुए ड्राइवर आंखें बंद कर भगवान को मदद के लिए बुलाने लगा। सुनैना जी मन ही मन खौफ में थी, मगर ऋतु को हिम्मत दिला रही थी। तभी उन्हें एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। सभी उस आवाज की दिशा में मुड़ गए, मगर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उस औरत की चीख इतनी तेज थी कि ऋतु ने अपने कान पर हाथ रख लिए। कौन हो तुम? बस करो। अब
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बंद करो अब ये सब कुछ। ऋतु के जोर से बोलते ही उस औरत की चीख सन्नाटे में बदल गई। ऋतु किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचने लगी। तभी अंधेरे के बीच किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। अपने हाथों पर हल्की हल्की सी थाप देते हुए कोई गुनगुनाते हुए उन लोगों की ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों में बज रहे घुंघरू सुनैना जी के मन में दहशत भर रहे थे। वह घबराहट के मारे पसीना पसीना हो गई, मगर हल्की होती हुई बारिश की बूंदें और पसीने में अंधेरे में कोई फर्क नहीं समझ आ रहा था। सुनैना जी ऋतु के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। ये पूरा नजारा देख ड्राइवर अपनी कार वहीं छोड़कर भाग गया। माँ, आपके चेहरे पर ये अनजान सा भय क्यों है? सुनैना जी कुछ कह पाती उसके पहले ही एक खूबसूरत सी औरत अपने लंबे बालों को झटककर खतरनाक मुस्कान के साथ उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। तुम यहाँ पर भी आ गई? मेरा पीछा छोड़ दो। प्रद्युमन और ऋतु मेरे बेटे बहू नहीं है, वो मेरे भाई का बेटा है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। चली जाओ तुम यहाँ से। सुनैना जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ऋतु हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। वो औरत उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने बरसों इस पल का इंतजार किया है। अब तुम कह ही रही हो कि तुम चली जाओ यहाँ से। अब तो कहीं जाकर मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। कहते हुए वो धीरे धीरे ऋतु की तरफ बढ़ने लगी। माँ जी, कौन है ये और क्या चाहती है? बेटा, ये वो। सुनैना कुछ कह पाती उसके पहले ही वो औरत बहुत जोर से चीख कर बोली। ये क्या बोलेगी? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी सास की सौतन और तुम्हारी काल हूँ। तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को मारकर खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। माँ जी, ये क्या कह रही है? आपकी सौतन? आपने कभी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। वो तुम्हें क्या बताएगी? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सिर्फ न मेरी सौतन है, बल्कि मेरी और मेरे बच्चे की कातिल भी। औरत की बात सुनकर ऋतु हैरानी से सुनैना की ओर देखने लगी। हवेली में से एक दासी भागती हुई बाहर आई और बाहर खड़े दरबान को इशारे से अपने पास बुलाया। जाओ जल्दी, जाकर दाई माँ को बुलाकर ले आओ। लगता है बहू की जांचकी का समय आ गया है। जाते जाते छोटे मालिक को भी बोल देना, ठाकुरानी सा ने उन्हें बुलाया है। दासी की बात सुनकर बाहर खड़ा दरबान तुरंत वहां से निकल गया। दूसरी तरफ एक बंद कमरे में एक औरत की जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। उसकी आवाज से ही उसके दर्द का पता चल रहा था। कुछ दासियां वहां पर उसके हाथ पैर मसलकर उसे सांत्वना दे रही थी। वहीं दूसरी चाबी का गुच्छा और हाथ में एक बड़ी सी रुपए पैसे की पोटली उनके इस घर की मालकिन होने की गवाही दे रहे थे। वो महिला कमरे के बाहर चहलकदमी कर रही थी। दरबान जैसे ही दाई माँ को लेकर आया, ठाकुरानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के बाहर ही रोक दिया। दाई माँ, समय आ गया है। कोई चूक न हो जाए। इस हवेली की परंपरा कायम रहनी चाहिए। ये लो अफीम, बेटी हो तो उसे चटा देना। मालकिन, मासूम बच्चों तक तो ठीक है, मगर आप इस घर की मालकिन को ही अपने रास्ते से हटाने की बात कर रही हैं। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें तुम्हारे हर काम की कीमत मिलती है ना, तो फिर ये सवाल जवाब क्यों? तब तक छोटे मालिक भी आ गए थे। ठाकुरानी की बातें सुनकर दाई माँ चुपचाप उस कमरे में चली गई। कुछ ही पलों के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आई। छोटे मालिक यानी उस बच्चे के पिता बच्चे की आवाज सुनकर कमरे में जाने लगे। ठाकुरानी ने उन्हें जाने से रोक दिया। तभी उस कमरे से वही औरत अपनी मरी हुई बच्ची को गोद में लेकर निकली। ये क्या किया आपने? मेरी मासूम सी बच्ची का ये हश्र
आप खुद भी तो एक औरत है। बहू जी, बहस मत करो। ये इस खानदान की परंपरा है। गनीमत है कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना क्या आप हमें भी मार देती नहीं। अब हम तुम्हें मारने वाले हैं। तुम हमारे खानदान को एक भी वारिस नहीं दे पाई हो। 3 लड़कियां ही लड़कियां, वो तो दाई माने, मगर अब और नहीं। हम हमारे बेटे की शादी किसी और लड़की से करेंगे ताकि वो हमें 1 साल में पोते का सुख दे सके। कहते हुए उन्होंने इशारा किया और 2 दरबान वहां आ गए। उस औरत को घसीटते हुए एक तहखाने में ले जाकर पटक आए। तुम हमें मारने के बारे में सोच रही थी। अब भूख प्यास से सड़ कर यहीं मरोगी, और तुम्हारे मरने से पहले ही हम हमारे बेटी की शादी कर देंगे। एक तरफ वो तहखाने में वो औरत तड़प रही थी और दूसरी तरफ छोटे मालिक की शादी सुनैना से हो गई। उस औरत ने मरते मरते पूरे खानदान को श्राप दे दिया। जैसे मैं अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाई, तुम्हारी ये नई बहू भी बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगी। कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। जल्द ही सुनैना जी ने परिवार को खुशखबरी सुनाई। सभी परिवार के लोग बहुत खुश थे, मगर एक रात वो औरत सुनैना जी के कमरे में साए के रूप में आई और सुनैना की सारी खुशियों को अपने साथ ले गई। जब उन्होंने अपने गुरुजी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने ध्यान लगाकर सुनैना को सारी सच्चाई बता दी। सुनैना, तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये खानदान यहीं पर खत्म हो जाएगा। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। सिर्फ दत्तक पुत्र ही तुम्हारे खानदान का नाम चला सकता है, मगर इस हवेली में तुम्हारे खानदान का कोई भी वारिस जिंदा नहीं बचेगा। तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, शायद उसका साया तुम तक ना पहुँच पाए। गुरुजी की बात सुनकर सुनैना गांव छोड़कर दूर शहर में आकर बस गई थी। आज जो उसके घर में खुशियां दस्तक दे रही थी, तो उसकी सौतन का साया यहाँ भी आ गया। आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। बड़ी माँ, दादी ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था। और माँ, आपको नहीं पता था कि दादी ने बड़ी माँ के साथ क्या किया, वरना जितना मैं आपको जानती हूँ, आप कभी बड़ी माँ की जगह नहीं लेती। ऋतु के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर उस औरत के मन की ममता जाग गई। अभी तक उसके मन में प्रीत और सुनैना के लिए जो नफरत थी वो कम होने लगी। बड़ी माँ, यदि आपको लगता है कि मेरी इस संतान को लेकर आपका बदला पूरा हो जाएगा, तो मैं खुशी खुशी अपनी संतान को आपके हवाले करती हूँ। मगर एक बार सोचिए, जो सुख ना ही आपको मिला और ना ही माँ आपको मिला, वो सुख मुझे मिल रहा है। क्या आप अपनी बहू को वो खुशियाँ नहीं दे सकती? कहते हुए ऋतु बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। सामने प्रद्युमन और सुनैना जी खड़े थे। ऋतु ने अपने पेट पर हाथ रखा तो पेट सपाट था। उसे लगा उसने अपनी संतान को खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी एक बच्चे की किलकारी उसके कानों में सुनाई दी। उसने देखा उसके पास एक छोटा सा बच्चा हाथ पैर चला रहा था और सुनैना जी के बगल में ही बच्चे की बड़ी दादी का साया खड़ा उसे आशीर्वाद दे रहा था। हमारी इस दुनिया में कई देश, कई शहर और उन शहरों में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह है जो दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। उन्हीं में से एक जगह है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहते हैं ये गांव एक ही रात में रहस्यमय तरीके से वीरान हो गया था और आज यहाँ पर अनगिनत आत्माएं वास करती हैं। इसी वजह से ये इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बन चुका है। रात में कोई यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ लोग एडवेंचर की तलाश में यहाँ आते हैं और कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। उन्हीं में से कुछ थे जिया, अंगद, वरुण, ईशान और अलीशा। दोपहर 4 बजे के टाइम पांचों कुलधरा के गेट के सामने खड़े हुए थे। गेट के बाहर ही एक चौकीदार बैठा हुआ था। 4 बज चुके हैं, रात को मैं भी यहाँ नहीं रुकता, समझे?
6 बजे मैं ताला मारकर यहाँ से चला जाता हूँ, उससे पहले वापस आ जाना। हाँ अंकल, आप बेफिक्र रहिए, ठीक 5:55 पर हम लोग यहाँ वापस आ जाएंगे। यह सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और गेट खोल दिया। पांचों बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अंदर दाखिल होकर आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ टूटे फूटे घर थे, कच्ची उबड़ खाबड़ जमीन, कहीं कोई कुआं तो कहीं उजड़ा हुआ मैदान। कुछ भी दिखाई देता तो उसकी फोटोज क्लिक कर रहे थे। क्या बात है यार, जितना सुना था ये जगह उससे कहीं ज्यादा सुनसान है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही। वो एक्टिविटीज तो रात में ही हो सकती हैं, और रात होने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, वो तो देखा जाएगा। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा होना शुरू हो गया था। जिया ने बाहर जाने की बात कही तो अंगद ने इनकार करते हुए कहा, जिया डार्लिंग, जब तुम इतनी डरती हो तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? मैं डरती वरती नहीं हूँ समझे, लेकिन उस चौकीदार ने कहा था कि वो बाहर से ताला डाल देता है, फिर वो सुबह ही खुलेगा। हाँ तो अच्छी बात है ना, हम लोग सुबह ही जाएंगे। अब सुनो, इस जगह को एक रात में अच्छे से एक्सप्लोर करना है, इसलिए ऐसा करते हैं, हम 2 टीमों में बट जाते हैं। ऐसा तय कर वो 2 टीमों में बट गए। अलीशा, ईशान और वरुण एक तरफ चले गए और अंगद और जिया दूसरी तरफ चल दिए। कुछ देर चलने के बाद जिया और अंगद को पायल की छन छन सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? वो दोनों अभी एक पेड़ के ठीक नीचे थे। अचानक से उस पेड़ से जिया के ऊपर एक कंकाल आ गिरा और उसके गले में लटक गया। ये देख जिया का दिल दहल गया। उसने चीखते हुए उसको जमीन पर फेंक दिया। अरे डरो नहीं, वो केवल एक कंकाल है। कंकाल पेड़ के ऊपर कैसे पहुँच सकता है? अंगद ने कंकाल को गौर से देखा और बोला, ये किसी बंदर का कंकाल है। यहाँ खाने पीने का हिसाब तो है ही नहीं, तो बेचारा भूख से तड़प कर पेड़ पर ही बैठा बैठा मर गया होगा। खुद को समझाकर दोनों फिर से आगे बढ़ गए। अब उनको पायल की आवाज के साथ साथ पानी के जमीन पर गिरने की आवाज भी सुनाई दी। लगता है वो आवाज उस तरफ से आ रही है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक जगह पहुंचे। ये जगह और जगहों से काफी उपजाऊ लग रही थी। यहाँ पर पेड़ भी हरे भरे थे और एक कुआं भी था। उस कुएं के पास ही एक लड़की लाल लहंगे चुनरी में कुएं की पटरी पर रखी बाल्टी से अपने पैरों को धो रही थी। उसे देख दोनों पेड़ की ओट में छिप गए। ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? अरे तुम भी ना, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। इसको शूट करके देखते हैं। यह सुनकर अंगद ने कैमरा ऑन किया और उसको शूट करने लगा। तभी जिया के पीछे एक भयानक साया आया और उसने उसके बालों पर हाथ फेरा। उसने एक झटके के साथ चौंकते हुए पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या हुआ बेबी, बार बार क्यों चिल्ला रही हो? उन दोनों की आवाज अब उस लड़की ने सुन ली थी। कौन है वहाँ? जरा सामने आइए। ये सुनकर दोनों पेड़ की ओट से निकलकर उनके सामने पहुंचे। अब उस लड़की ने भी उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाए और उसका खूबसूरत चेहरा दोनों को नजर आने लगा। लाल लहंगा चुनरी में उसका गोरा चमकता बदन बहुत ही हसीन लग रहा था। होठों पर लाल लिपस्टिक, नाक में छोटी सी लौंग उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अंगद एक पल को यह भी भूल चुका था कि जिया उसकी मंगेतर है। वो उसके जिस्म को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। आप यहाँ? ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए। कुलधरा में रात के समय आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, हम अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि यहाँ कोई नहीं रहता। फिर आप इतनी रात में यहाँ पर? वो सब सिर्फ अफवाह है। हमारा नाम पूर्णिमा है और हम अपनी माँ के साथ यहीं रहते हैं। ये सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भला कोई इतने वीराने में कैसे रह सकता है। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अगर ये कोई चुड़ैल या आत्मा होती तो अब तक उनको अपना शिकार बना चुकी होती। जी, हम इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। आप बुरा ना माने तो क्या हम भी आपके साथ आपके घर चल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, खाने का समय भी हो गया है। आप हमारे साथ खाना भी खा लीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर दोनों उसके साथ वहां से चल दिए और कुछ ही देर बाद वो एक घर के सामने पहुंचे। उस घर को देखकर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह घर दिखने में अच्छा खासा लग रहा था। दरवाजे के बाहर 2 लालटेन लटके हुए रोशनी कर रहे थे। वो दोनों उसके साथ जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, उनको लगा कि वक्त में काफी पीछे चल गए हैं। पूरे घर में केवल लालटेन लगे हुए थे। बड़ी सी डाइनिंग टेबल, हॉल में पुराना सोफा सेट लगा हुआ था। माँ? पूर्णिमा ने आवाज लगाई और एक 50 साल की दिखने वाली औरत रसोई से निकल कर आई। अरे बेटी, ये लोग कौन है?
नमस्ते आंटी। दोनों ने उसको नमस्ते किया। ये दोनों आज रात यहीं रुकने वाले हैं माँ, आप इनके खाने का भी इंतजाम कर दें। क्यों नहीं बेटा, आप लोग बातें करो, इतने में मैं खाना तैयार कर देती हूँ। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे और अंगद पूर्णिमा से बातें करने में खो गया, लेकिन जिया घर की एक एक चीजों को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उसको कॉरिडोर के लास्ट में किसी की परछाई नजर आई। क्या मैं आपके इस घर को अच्छे से देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, शुक्रिया। जिया खड़ी होकर आगे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई और सबसे लास्ट वाले दरवाजे की तरफ जाने लगी। उस दरवाजे के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। ये भयानक आवाज सुनकर जिया काफी हद तक डर गई थी। उसने दरवाजे के ही होल से झांक कर देखा तो कमरे के अंदर कोई नहीं था। फिर उसने एक ही झटके से दरवाजा खोल दिया। कमरे में 2 खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी और रोशनी के लिए 2 लालटेन जले हुए थे। कोई है? उसने अंदर कदम बढ़ा दिए। उसके ठीक पीछे दीवार के सहारे जो अलमारी लगी थी, उस पर एक बेहद ही भयानक आदमी हाथ में चाकू लिए हुए, पैर लटकाए हुए बैठा था। जैसे ही जिया ने पलटकर उसको देखा, वो उस पर कूद गया। मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा कहकर उसने जिया की आंख में चाकू मारकर उसकी आंख निकाल ली और किसी टॉफी की तरह अपने मुंह में रख ली। इन सब से बेखबर अंगद अभी भी पूर्णिमा से बातें करने में लगा था। उसका बस चलता तो वो अभी उठकर उसको अपनी बाहों में भर लेता। खाना तैयार है। किचन से बाहर निकलते हुए माँ की आवाज आई। लो बेटा, खाना शुरू करो। अंगद ने जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी नाक में मटन की खुशबू पहुंची। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ मटन मिलेगा। ये मटन तुमको हमेशा याद रहेगा। पूर्णिमा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। वाह, मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा कहकर अंगद ने 2 चम्मच उसमें से अपनी प्लेट में डाले। तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, सांस तेज तेज चलने लगी और दिल की धड़कनें तो मानो रुक ही गई थी। उसने देखा कि खाने में 3 इंसानी उंगलियां पड़ी है और उसमें से एक उंगली पर अंगूठी है। उसने पहचान लिया कि ये अंगूठी जिया की है। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और हैरानी से दोनों माँ बेटी को देखने लगा। क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? दोनों की आंखें लाल लाल चमकने लगी और रहस्यमयी मुस्कान उनके चेहरे पर छलक आई। खाना शुरू तो करो बाबू, उम्मीद है तुमको खाना बहुत पसंद आएगा। ये सुनते ही अंगद चीखता चिल्लाता वहां से बाहर की तरफ भागा। अब उसको पीछे से कई तरह की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। तो अब जिंदा नहीं बचेगा, मारा जाएगा। भाग, जितना भागना है भाग, कोई फायदा नहीं होगा। इन आवाजों से अब उसकी हालत और खराब हुई जा रही थी। वह हांफता हुआ भागा जा रहा था। अचानक से जमीन से एक हाथ बाहर आया और उसने अंगद का पैर पकड़ लिया। अंगद धड़ाम से जमीन पर गिर गया और अगले ही पल उसने देखा कि सामने से आंखों में अंगारे लिए पूर्णिमा उसकी तरफ आ रही है। वो उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। पूर्णिमा अपने घुटनों पर बैठकर भयानक तरह से मुस्कुराई। तुम लोग यहाँ मुझसे मिलने ही तो आए थे ना? ये जानने आए थे कि यहाँ कोई आत्मा है भी या नहीं? तो अब क्यों भाग रहे हो? मुझे माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक तुम्हारे जैसी गंदी नजर वाले उस दुष्ट की वजह से ही मुझे मेरी जान से हाथ धोना पड़ा था और हमारा ये हंसता खेलता गांव वीराने में बदल गया था। तुम जैसों को जीने का कोई हक नहीं। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने देर ना करते हुए अपना तेज पंजा उसके सीने में घोंप दिया और उसका दिल निकालकर ऊपर आसमान की तरफ उठा दिया। इतने दिनों बाद कुलधरा में मेहमान आए हैं, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आए थे 5 और अब बचे हैं केवल 3। क्या ये यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा पाएंगे? पूर्णिमा कौन है
और वो क्यों ऐसा कर रही है। अब तक आपने देखा जिया और अंगद पूर्णिमा के साथ उसके घर पर जाते हैं, जहां पर पूर्णिमा अपने भयानक रूप में आ जाती है। अंगद और जिया अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब कुलधरा में बचे होते हैं ईशान, अलीशा और वरुण। अब आगे। यार 10 बज चुके हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी है। चलो कुछ खाते हैं। ये जिया और अंगद कहाँ रह गए? इनको भी तो कॉल लगाकर देखो, फिर साथ में ही खा लेंगे। वरुण ने एक एक करके दोनों को कॉल लगाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। कमाल है यार, दोनों में से कोई भी कॉल नहीं ले रहा। अब तो मजबूरी है, चलो अब कोई साफ जगह बैठकर खाना शुरू करते हैं। यह तय कर तीनों आगे बढ़ गए। रात के कीड़ों की आवाजों के साथ सिर्फ उनके कदमों की आवाजें फिजा में गूंज रही थी। मुझे तो लगता है ये दोनों हनीमून की प्रैक्टिस में लगे होंगे। अचानक अलीशा के कदम रुक गए और वो हंसते हंसते चुप हो गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अलीशा ने धीरे से अपने कदमों की तरफ देखा। जमीन से एक भयानक हाथ निकला हुआ था, जिसने उसका पैर पकड़ लिया था। उसने झटका देकर खुद को छुड़ाया और पीछे हट गई। क्या हुआ यार, इतना क्यों चिल्ला रही हो? जमीन के अंदर से एक हाथ। उसकी सांसें फूल रही थी और आधे अधूरे अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे। वह खौफ भरी निगाहों से वरुण और ईशान के पीछे देख रही थी। उन दोनों ने पलट कर देखा तो उनके पीछे एक बेहद ही भयानक आदमी खड़ा हुआ था। उसने ईशान का गला पकड़ लिया और अपना तेजधार नाखून मारकर ईशान की आंख फोड़ डाली। फिर उसने ईशान के कंधे को पूरा अपने जबड़े में दबाया और वहां से घसीट कर ले गया। ईशान! अलीशा और वरुण सिर्फ चिल्लाते रह गए और ईशान उनकी नजरों के सामने से ओझल हो गया। वह दोनों कुछ देर के लिए सुन्न से रह गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया। वो कौन था? तभी उनको झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने एक साथ उस तरफ देखा तो एक आदमी जिसने काला कोट पहना हुआ था उनको गुस्साई नजरों से घूर रहा था। तुम लोगों ने इस जगह की खबरों को फेक समझा था ना? आ गया मजा इस जगह को एक्सप्लोर करने का। दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आप कौन हैं? मेरा नाम विशाल भारद्वाज है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने की तैयारी कर रहा हूँ। कई दिनों से कुलधरा के बारे में रिसर्च करने में लगा हूँ। सोचा था आज रात यहाँ रुककर यहाँ की एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसे और भी पागल मुझे यहाँ मिलेंगे। वैसे क्या जानते हो तुम इस जगह के बारे में? बस इतना ही कि यहाँ का राजा जालिम सिंह किसी ब्राह्मण की लड़की को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। उसके बाद ये गांव ही एक रात में खाली हो गया। वो केवल एक आधी कहानी है, पूरी तुमको मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर वो उनके साथ बैठ गया और बोला, कुलधरा में जालिम सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। उस वक्त इस राज्य में पूर्णिमा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। जालिम सिंह का उस पर दिल आ चुका था और उसने पूर्णिमा की माँ से कहा कि वो जल्द ही पूर्णिमा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ महल में ले जाएगा। पूर्णिमा ने माँ को बताया कि वो हेमंत नाम के एक लड़के को पसंद करती है और गांव वालों से रिक्वेस्ट की कि वह जालिम सिंह से उसकी हिफाजत करे, लेकिन गांव से कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उन्होंने कह दिया कि पूर्णिमा को जालिम सिंह के साथ विवाह करना ही पड़ेगा। जालिम सिंह आया और पूर्णिमा को अपनी दुल्हन बनाकर महल ले गया। साथ साथ ही उसने हेमंत को भी कैदी बना दिया। हर रात जब भी जालिम सिंह उसके करीब जाता उसको गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता। एक रात संभोग के बाद उसने जालिम सिंह से कहा, बस अब बहुत हो चुका, मुझे रोज रोज तुम्हारा खिलौना बनना मंजूर नहीं। अगर तुमने मुझे और हेमंत को रिहा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर तुमने अपनी जान भी दी तो तुम्हारी आत्मा हमेशा यहीं भटकती फिरेगी। हम तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तुम्हारी लाश को एक ताबूत में रखा जाएगा और फिर हम उसको ऐसी जगह छिपा कर रखेंगे कि तुम्हारी आत्मा भी उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। और जब तक तुम्हारी आत्मा का सामना तुम्हारी लाश से नहीं होता, तुम्हारी आत्मा दर दर भटकती रहेगी। ये कहकर जालिम सिंह ने अपने एक सिपाही से कहा, इस पर नजर रखना।
यह कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करे। फिर वो हंसता हुआ वहां से चला गया। पूर्णिमा भी उसके जाने के बाद जोर जोर से हंसने लगी। इस जालिम ने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है कि मेरी आत्मा तक को भटकने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, भटकते ही सही। अब मैं इस गांव को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। कुलधरा सिर्फ वीरान होकर रह जाएगा। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने उसी टाइम सैनिक से तलवार छीनी और अपनी गर्दन पर जला डाली। जालिम सिंह ने वही किया जो उसने कहा था। उसने पूर्णिमा की लाश को ताबूत में बंद करवा दिया और फिर उसको महल में ही कहीं छिपा दिया। लेकिन उसके बाद कुलधारा पर पूर्णिमा की आत्मा ने कहर बरसाया। उसने एक के बाद एक कई लोगों के शरीर में प्रवेश किया और एक ही रात में कई जाने ली। उसी रात खौफ में आए बचे हुए लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया। फिर उसने जालिम सिंह को खत्म करके अपना बदला लिया। लेकिन वो अपनी प्रेमी हेमंत को मारना नहीं चाहती थी। हेमंत ने खुद आत्महत्या की और वो भी उसके साथ इसी जगह पर भटकने लगा। अभी जो भयानक दानव तुम्हारे दोस्त को उठाकर ले गया वो उसका प्रेमी हेमंत ही है। जब वो रात में गांव वालों को खत्म कर रही थी तो जालिम सिंह ने उसी टाइम उसके शरीर का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? उससे कोई फायदा नहीं होता। उसको खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय था। उसकी आत्मा ताबूत में बंद अपने शरीर के सामने आ जाए तो उसको इस दुनिया से जाना ही पड़ता। इसीलिए मरने के बाद उसकी आत्मा ने खुद भी अपने शरीर को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो चाहती है कि इसी तरह यहाँ भटकती रहे और ये जगह हमेशा वीरान रहे। इसीलिए वो यहाँ आने वाले हर इंसान को मार देती है। यहाँ उनके अलावा भी कई आत्माएं हैं। सभी पूर्णिमा की आत्मा के साथ जुड़ी हैं। वो खत्म तो सब खत्म। उसके प्रेमी हेमंत को भी उसी टाइम मुक्ति मिल जाएगी। ये सब डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। हम सब अभी के अभी गेट पर चलते हैं। सुबह होने पर वो गेट खुलेगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। यू आर राइट, चलो चलते हैं। वो तीनों अब तेजी से गेट की तरफ भाग रहे थे। अभी वो गेट से 10 कदम की दूरी पर ही थे कि जमीन से कई हाथ बाहर निकले और उन्होंने उन तीनों के पैर पकड़ लिए। देखते ही देखते गेट उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। एक दीवार अब उनके सामने थी। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थी। अब तुम लोग नहीं बचोगे, मारे जाओगे। तीनों वहां से वापस पीछे की तरफ भागने लगे। उनके पीछे पीछे अब हेमंत अपने दानव अवतार में भागा आ रहा था। उसने अलीशा के बाल पकड़ लिए और उसको घसीटने लगा। बचाओ! वरुण उसके पीछे भागना चाहता था लेकिन विशाल ने उसको रोक लिया। अब उसको भूल जाओ, अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। वो अलीशा को घसीट कर एक पेड़ के पास ले गया। अलीशा पेड़ की ऊंट में बैठी हुई उसको अपनी खौफ भरी निगाहों से देख रही थी। उसने अलीशा के सामने बैठकर उसकी टांग पर हाथ रखा और अपना नाखून धीरे धीरे ऊपर ले जाने लगा। उसका नाखून उसकी टांग की खाल को चीरता हुआ ऊपर जा रहा था। मेरी जान, अपने शिकार के साथ ऐसे खेला नहीं करते। ये तो अलीशा की आवाज है। इसका मतलब है वो मर चुकी है। चलो, अब हम लोगों की जान बस महल में ही बच सकती है क्योंकि वहां उसका शरीर है। महल के अंदर वो कभी एंटर नहीं करना चाहेगी। दोनों वहां से बहुत तेज भागे और महल के अंदर पहुंचकर ही उन्होंने अपने कदम रोके। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी। तभी अचानक से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब वरुण ने देखा कि उसके हाथ पर खून टपक रहा है, उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा, दोनों का दिल दहल उठा। हेमंत दानव बना छत पर किसी छिपकली की तरह चिपका था। वह भयानक आवाज करता हुआ विशाल के ऊपर झपटा और उसके शरीर से मांस चबा चबा कर खाने लगा। ओह नो! वरुण चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा तो उससे अलीशा टकरा गई। अलीशा, तुम ठीक हो? ऐसा कहकर वह झट से उसके गले लग गया। तभी अलीशा ने उसको बहुत ही कसकर गले लगा लिया। हाँ मेरी जान, मैं एकदम ठीक हूँ। यह सुनकर वरुण जैसे ही उससे अलग हुआ, उसने देखा कि अलीशा के अंदर अब पूर्णिमा की आत्मा आ चुकी थी।
वाह मेरी जान, बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसा कहकर दानव अलीशा के गले लग गया। वरुण बाहर नहीं भाग सकता था, इसलिए वो महल के गलियारे में भाग गया। पकड़ो उसको। दोनों उसके पीछे भागने लगे। वरुण एक अंधेरे कमरे में घुसा तो उसका पैर जमीन के अंदर लटक गया। यह एक तहखाने का रास्ता था। सामने से दानव और अलीशा भागते हुए आ रहे थे। वरुण हक्का बक्का सा होकर तहखाने के अंदर ही कूद गया और अगले ही पल अलीशा भी उसकी बराबर में आ गिरी। वरुण भागकर आगे निकल गया। उसको दीवार के सहारे एक ताबूत खड़ा नजर आया तो उसको अब रुकना ही पड़ा। उसने पलटकर देखा तो सामने से अलीशा भागी आ रही थी। अलीशा ने जैसे ही झटकने के लिए वरुण पर छलांग लगाई, वरुण सामने से हट गया और उसने ताबूत का ढक्कन खोल दिया। ऐसा करने से ताबूत में रखी पूर्णिमा की लाश अलीशा के ऊपर आ गई। उसको देखते ही देखते अलीशा चीखने चिल्लाने लगी। उसके हाव भाव बदल गए। पूर्णिमा ने अलीशा का शरीर छोड़ दिया और उसकी आत्मा अपने शरीर में वापस चली गई। वो अब जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। बचाओ बचाओ। तभी वो दानव भी वहां आ गया। उसने वरुण का गला पकड़ लिया, लेकिन जैसे जैसे पूर्णिमा का शरीर सड़गल कर खत्म हो रहा था, हेमंत का अस्तित्व भी खत्म होने लगा। एक आखिरी चीख के साथ दोनों राख बन गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अलीशा को वरुण ने एक बार कसकर गले लगाया और फिर दोनों वहां से निकल गए। वहां की सारी आत्माएं अब खत्म हो चुकी थी। दोनों गेट पर पहुंचे और उनके खुलने का इंतजार करने लगे। सुबह जब गेट खुला तो उनको देख सभी लोगों को बड़ी हैरानी हुई। कहा जाता है कि उस रात कुलधरा के सभी भूतों और प्रेतों को मुक्ति मिल गई, लेकिन फिर भी यह कहानी सच है या झूठ, क्या आप ये जानने के लिए कुलधरा जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।